नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश और देश के लाखों कर्मचारियों की, जिनकी इस वक्त एकमात्र मांग ये है कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। हालांकि गैर भाजपाई तमाम राज्यों में जो सरकारें हैं उन्होंने पुरानी पेंशन कहीं कहीं पर लागू भी की, लेकिन एक बड़े पैमाने पर इसकी डिमांड की जा रही है और उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और दूसरे तमाम संगठन अपने अपने स्तर पर इस आंदोलन को चला भी रहे हैं। पुरानी पेंशन को मुद्दा समाजवादी पार्टी ने भी बीते विधानसभा चुनाव में बनाया था। निश्चित तौर पर उसको उसका लाभ भी मिला, लेकिन सरकार नहीं बन पाई और बड़ी संख्या में जो वोटर्स थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से सरकार का अब तक का रवैया रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, उससे राज्य कर्मचारी बेहद निराश नजर आ रहे हैं। यूं कहे कि न केवल उत्तर प्रदेश के बल्कि देश के जो अलग अलग महकमों में, सरकारी महकमों में जो लोग काम करते हैं वो इससे खासे नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसे में पुरानी पेंशन का मुद्दा अभी 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं वहां पर भी छाया रहा और आने वाले लोकसभा चुनाव में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी भी चल रही है। देश में लाखों कर्मचारी काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 14 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारी हैं और इसके अलावा देश में भी इनकी संख्या 80 लाख से ज्यादा है। ऐसे में सरकार इनको नजरअंदाज करने की जो गलती कर रही है, यूं कहे कि एक तरीके से उनको नजरअंदाज करके इस बात की कोशिश कर रही है कि उनको नई पेंशन स्कीम के फायदे बता करके जो उनका वोट बैंक है उसको टूटने से रोका जाए। लेकिन नई और पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के जिस तरीके के तथ्य या जिस तरीके की बातें अब तक सामने आई हैं, निश्चित तौर पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि नई पेंशन स्कीम वो किसी भी तरीके से राज्य कर्मचारियों को फायदेमंद नजर नहीं आती और उसके पीछे बहुत सारे तर्क हैं। बहुत सारी ऐसी खबरें भी आई कि जहां पर नई पेंशन स्कीम के तहत राज्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद जो रकम हाथ में लगी वो शायद उनके 10 दिन के वेतन के बराबर भी नहीं होती है। तो ऐसे में वो अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे? इसमें भी कोई शक नहीं कि निजी कंपनियों में भले ही सैलरीज बहुत ज्यादा होती हो, बहुत आकर्षक पैकेज पे लोग काम करते हो, लेकिन सरकारी महकमों में नौकरी करने का जो क्रेज है या जो चार्म है वो इसलिए होता है कि कर्मचारियों को लगता है कि 20 साल, 25 साल, 30 साल की सेवा के बाद जब वो रिटायर हो जाएंगे तो जो पेंशन उनको मिलती है उससे उनका भरण पोषण होता रहेगा और साथ ही साथ उनको किन्हीं विपरीत परिस्थितियों में किसी के ऊपर, यानी अपने बेटे बेटी के ऊपर या अपने किसी रिश्तेदार के ऊपर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। वो एक सम्मानजनक जिंदगी रिटायरमेंट के बाद भी गुजार सकते हैं। एकमात्र यही ऐसा क्रेज है जो आज भी लोगों को, युवाओं को आकर्षित करता है कि वो सरकारी नौकरियों में जाएं। ऐसे में जो लाखों लाख कर्मचारी हैं उनकी मनोदशा को पढ़ने में सरकार क्यों नाकाम हो रही है या क्यों उन्हें नजरअंदाज कर रही है, ये अपने आप में एक बड़ा बहस का विषय है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से राज्य कर्मचारी आंदोलन की राह पकड़ चुके हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर राज्य कर्मचारी या जो तमाम कर्मचारियों के संगठन है जो देश भर में इसको लेकर के आंदोलन है। एक तथ्य का जिक्र मैं यहां पर और करता चलूं कि बीते महीने में एक बहुत बड़ी रैली रामलीला मैदान में हुई थी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के। मीडिया ने उसको बहुत जिस तरीके से दिखाना चाहिए था उस तरीके से नहीं दिखाया। इसके पीछे की तमाम दूसरी वजह है जिससे लोग वाकिफ भी है, लेकिन ये अपेक्षा, ये उम्मीद की जाती थी मीडिया से कि वो राज्य कर्मचारियों के इतने बड़े आंदोलन को प्रमुखता से उठाएगा। हमने अखबारों में देखा, दूसरे और तीसरे पेज पे खबर लगी रही। दिल्ली के जो बड़े अखबार थे उन्होंने भी इस खबर को सिर्फ इस लिहाज से अंदर के भीतर के पन्नों में डाल दिया जिससे इस एक खाना पूर्ति हो जाए कि हाँ, उन्होंने इस खबर को इग्नोर नहीं किया। लेकिन जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अन्ना के आंदोलन के बाद स्वयं से जुटी हुई भीड़ शायद इतनी बड़ी तादाद में कभी नहीं आई जिसने पूरे रामलीला मैदान को भर दिया हो
और न केवल रामलीला का वो मैदान बल्कि आसपास के इलाकों में भी जाम जैसी स्थिति हो गई थी। ऐसे में अगर मीडिया तवज्जो नहीं देती है तो भी आप इस आंदोलन की धार को कमतर करके नहीं आ सकते, क्योंकि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जुटाई गई भीड़ नहीं थी। ये भीड़ दरअसल खुद अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए खुद से अपनी इच्छा शक्ति के साथ जमा हुई थी। लोग अपने पैसे खर्च करके आए थे, अपने खाने पीने का रहने का इंतजाम करके आए थे, लेकिन अपने आंदोलन को सफल बनाने के लिए देश भर से लोग जमा हुए थे। तो इसलिए अगर मीडिया उतनी तवज्जो नहीं भी देता है तो भी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के चल रहे आंदोलन को कमतर करके नहीं आंका जाना चाहिए। तो चलिए आज इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। विजय कुमार बंधु जी जो अटेवा के अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ इस चर्चा में हमारे साथ भागीदारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जिसने पुरानी पेंशन के आंदोलन को एक मोर्चे के तौर पर संभाल रखा है, उसके अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में शामिल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से मनोज यादव जी हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। कांग्रेस से कुंवर सिंह निषाद जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तो चलिए मैं आज इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं बंधु जी के पास जाऊं और उनसे ये जानने की कोशिश करूं कि आगे की रणनीति पुरानी पेंशन को लेकर के क्या है और का संयुक्त रूप से किसी बड़े आंदोलन की भी तैयारी चल रही, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अब खत्म होने की कगार पर है और 3 दिसंबर के बाद जब देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां बड़े पैमाने पर होंगी, उस वक्त इन राज्य कर्मचारियों शिक्षकों की क्या रणनीति होगी। विजय कुमार बंधु जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद दूंगा कि आप मीडिया में रह करके और जो आम जनमानस में मीडिया के बारे में एक तथ्य बन रहा है उस पर आपने प्रकाश डाला और 1 अक्टूबर की रैली की आपने स्पेशली चर्चा की और आपने जो बताया वो बिल्कुल सत्य है कि जो रामलीला मैदान में भीड़ तो थी ही, उसका 10 गुना मैदान के बाहर थे। और ये भारत ही नहीं पूरी दुनिया के ट्रेड यूनियन का सबसे बड़ा आंदोलन था, इसमें लाखों लाख लोग अपने आप आए और लोग वहां कहते हैं या तो जेपी के बाद कोई बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई, अन्ना का आंदोलन तो उससे कई गुना बड़ा आंदोलन था। और ये क्यों आए, कैसे आए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 2004 के बाद जब देश भर के कर्मचारियों की पेंशन बंद हुई, उसके बाद राज्यों में अलग अलग डेट में पेंशन बंद की गई, उस समय तत्कालीन जो हमारे स्थापित संगठन थे उन सबको वो जिम्मेदारी थी, उसको अच्छे से निभाना चाहिए था, लेकिन वो दुर्भाग्यपूर्ण वो घटना नहीं हुई, वो चीजें नहीं हुई। बाद में धीरे धीरे जिसका परिणाम आना शुरू हुआ और इस पर जब लोगों ने चर्चा पर चर्चा शुरू की, नौजवानों ने अपने को छला महसूस किया, तो अटेवा एनएमओपीएस के आंदोलन से संगठन से लोग जुड़ना शुरू किए और आज एक ऐतिहासिक 1 अक्टूबर का उन्होंने करके दिखाया है। सवाल यह है कि जिस एनपीएस को हमको बताया जाता है कि ये है वो है, अब तो सामने उदाहरण आ रहे हैं 500, 800, 700, 1200, 1800 रुपए मिल रहे हैं और इसी रणनीति को लेकर के हम सब पूरे देश भर में आंदोलन चला रहे हैं। अभी पिछले कई राज्यों में लगातार, अभी 10 तारीख को पटना में बहुत विशाल रैली होने जा रही है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम पर हम अपने अटेवा एनएमओपीएस के बैनर तले वहां पर लगातार हुंकार भर रहे हैं। आगे की जो हमारी भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की आपने चर्चा किया, मुझे नहीं पता और संगठनों ने क्या किया क्या नहीं किया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे लाइव ये बात बता रहा हूं कि वहां को 5 राज्यों के जो शिक्षक कर्मचारी हैं वो अपने मुद्दे के प्रति गंभीर हैं और उन्होंने अपना फैसला लिया है, अपना तय किया है कि हम वोट फॉर ओपीएस का अभियान जो अटेवा एनएमओपीएस द्वारा चलाया जा रहा है उसमें पूरी तरह से भागीदार रहे। और आपको जानकर आश्चर्य हो गया कि पहले शिक्षक कर्मचारी को भी लाइन नहीं लगती थी, कुछ लोग छूट दे दिए, नहीं दिए या ड्यूटी में करने चले गए। आपको आश्चर्यजनक होगा कि जैसे आम मतदान के दिन होता है वैसे लाइनें लगा लगा करके लोगों ने अपना वोट डाला है। इसका मतलब है कि ये जो टीस है एनपीएस की, जो नई पेंशन की जो उनकी चोट है वो बहुत गहरी है और इसलिए वो लाइन में खड़े होकर दिए। और आपको और अगर वोट पड़ा है जो हम 100% कुछ नहीं होता, मैं उसको भी नहीं स्वीकार करता, लेकिन 95% है वो ओपीएस के पक्ष में गया है, ओपीएस के पक्ष में मतदान किया गया है। और ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में
बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। सवाल ये नहीं कि हम कितनी संख्या में हैं या कर्मचारी ने एक वोट डाल दिया, सवाल है उसके परिवार के भी 5 लोग हैं, और अगर उसको वोट उसने डाला है तो निश्चित रूप से परिवार का भी गया है। और ये तबका पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीवी तबका है, सिर्फ अपना ही मत नहीं बनाते हैं, ये जनमत तैयार करता है, ये जनमत को तैयार करता है। ये माउथ पब्लिसिटी का सबसे बड़ा यंत्र होता है, और उस सब को इस वर्ग ने किया है। मुझे खुशी है कि मेरी अपील पे, मेरे संगठन की अपील पे लोगों ने उसमें अपना 100% योगदान दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, और आपको दिखाई नहीं पड़ेगा हो सकता है, लेकिन परिणाम जब आएंगे तो आप प्रत्याशित होंगे, और फिर चर्चा हम चुनाव के बाद करेंगे कि ये कितना बड़ा समूह कैसे इतना उलटफेर कर सकता है। एक कुंवर जो आगे का कुंवर सिंह निषाद जी के पास चलते हैं। कुंवर सिंह निषाद जी, राष्ट्रीय पार्टी है आपकी कांग्रेस पार्टी, पुरानी पेंशन का मुद्दा आप उठाते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त में आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां ठीक नहीं है, नीतियां उनकी बेहद खराब है। आप राज्य कर्मचारियों की पैरवी की भी बात करते हैं, लेकिन आपने अभी तक पुरानी पेंशन को अपना मुद्दा बना करके जो राज्य कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है उसमें अभी तक आपकी कोई भागीदारी नजर नहीं आई है। तो ये जो राज्य कर्मचारी हैं, इनके आंदोलन को विपक्ष का सपोर्ट क्यों नहीं है? फिजिकली आप लोग उनकी रैलियों में, उनके आंदोलनों में उनको समर्थन देने के लिए क्यों नहीं जुटते हैं? मानस जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही है। जब कोई गैर राजनीतिक आंदोलन इस देश में खड़ा होता है तो वो किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, बाहर से हमारा उसको पूरा समर्थन है। उनकी मांगे जायज हैं। हमारे जो मैनिफेस्टो हैं, पिछली बार भी हमारे मैनिफेस्टो में रहा कि भाई हम ओपीएस लागू करेंगे, और केवल हमने कहा ऐसा नहीं है, हमारे जिन जिन राज्यों में सरकारें हैं, राजस्थान में हमने लागू किया, और राजस्थान में एक बड़े मत के साथ हमारे साथ समर्थन वहां की जनता का है, सरकारी कर्मचारियों का है। हमने हिमाचल प्रदेश में लागू किया। हम अभी कर्नाटक में हमारी सरकार बनी है, किन्हीं परिस्थितियों में वहां हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं, और कर्नाटक में भी हम ओपीएस लागू करने जा रहे हैं। हम अपने वादे पर कायम हैं, और यदि केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो हम कानून बनाकर इस कार्य को पूर्ण रूप से करने वाले हैं। लेकिन बात ये नहीं कि भाई हम केवल कहना जानते हैं, हम करना भी जानते हैं और किया भी है। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है इस मुद्दे पर एकदम ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकारी कर्मचारियों से काम तो लेना चाहती है, उनकी जिंदगी को बर्बाद तो करना चाहती है, लेकिन बदले में कुछ देना नहीं चाहती। भाई, आप यदि सरकारी कर्मचारियों से काम ले रहे हैं तो उनका अपना जीवन है, उनकी अपनी जिंदगी है, उनका अपना परिवार है, और उनके भरण पोषण और पालन के लिए, और एक उस अवस्था में जिस 60 वर्ष की अवस्था के बाद जब किसी का कोई सहारा नहीं रहता तो यह पेंशन सहारा रहती है। एक तरफ आप सरकारी नौकरियों को खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पुरानी पेंशन को खत्म करने का काम कर रहे हैं। ये चीजें भारतीय जनता पार्टी की ठीक नहीं है। जिस समय पर यह कहा जाता था कि भाई ये गरीबों का देश है, हम अन्य सारी चीजों से जूझ रहे थे, हमारे सामने 100 चुनौतियां खड़ी थी, उस समय पे कांग्रेस पार्टी इस देश के सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने का काम करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद केवल उन सरकारी नौकरियों को न केवल छीना गया, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन को भी तरह तरह के आपने कानून बनाकर उसको खत्म करने का काम किया। आप पेंशन देने का काम कर रहे हैं अडानी को, आप पैसे देने का काम कर रहे हैं अंबानी को, आप जो कर्ज माफी का काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं सुभाष चंद्रा जैसे बड़े व्यापारियों को। यहाँ किसानों को, मजदूरों को, सरकारी कर्मचारियों की चिंता भारतीय जनता पार्टी सरकार को नहीं है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस देश पर 56 लाख करोड़ का कर्ज बढ़कर आज 157 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि भाई आप पैसा ला तो रहे हैं, लेकिन ये पैसा जा किसके पास रहा है? ये आम आदमी को मिलता नहीं, ये मजदूर किसानों को मिलता नहीं, ये इस देश के जो वास्तविक जो बुनियादी जो ढांचे में जो पैसा खर्च होना चाहिए उसमें होता नहीं। आपके वो कौन से मालिक लोग हैं, आपके कौन से वो व्यापारी बंधु हैं, आपके कौन से वो मित्रता समझौते हैं जिनके तहत ये पैसा
खर्च किया जा रहा है। और ये जो आप जिसको अमृत काल कहते हैं, ये एक पनौती काल है और इस देश से इस तरह की पनौती खत्म होने की जरूरत है। मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज यादव जी, समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था बीते विधानसभा चुनाव में, और आपने अपने घोषणा पत्र में भी इस बात का जिक्र किया था कि सरकार बनी तो पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। लेकिन आपने देखा कि बहुत हद तक आप सरकारी कर्मचारियों को कन्विंस नहीं कर पाए, और यही वजह थी कि आप चुनाव तो बहुत अच्छा लड़े, परिणाम भी बहुत बेहतर आए आपके पिछले परफॉर्मेंस को देखते हुए अगर तुलनात्मक अध्ययन करें, लेकिन सरकार बनाने से आप फिर भी बहुत दूर रह गए। तो क्या कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं आप राज कर्मचारियों को, या राज कर्मचारियों को लगता है कि सियासी दलों से उनको कोई फायदा नहीं होगा? देखिए मानस जी, जो कुछ छीना वो सियासी दलों ने ही छीना, और जो मिला वो सियासी दलों की ही बदौलत मिला। वो विचारधाराएं अलग हैं, वो पार्टियां अलग हैं, वो पार्टियों के कथनी करने वाले नेता अलग अलग हैं, बस इतना सा अंतर है। एक मैं बड़ी बात आपके चैनल पे कह के जनता को जरूर ये बताना चाहूंगा। 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बन जाती और उत्तर प्रदेश में ओपीएस लागू हो जाता, मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी को 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ने में बहुत दिक्कत न होती। मैं इस बात को टर्निंग पॉइंट मानूंगा 2024 के लोकसभा के चुनाव को, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र पूरे देश में अभी बचा हुआ है, और अगर स्टेट वाइज पेंशन लागू हो जाएगी तो तमाम सारे ऐसे भी डिपार्टमेंट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, उनमें भी नंबर ऑफ जो एम्प्लॉय है वो कम नहीं है। चाहे वो हम रेलवे को उठा के देख लें, आर्मी के अलावा जितने भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको उठा के देख लें, या डाकखाने को देख लें उठा के, बैंकों को उठा के देख लें, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो इन सारी चीजों से तब भी वंचित रह जाते। तो मैं तो एक बात जानता हूं कि जो बात अधूरी रह गई 2022 के चुनाव में, वो एक आंदोलन के रूप में आने वाले समय में पूरे देश में स्थापित होने जा रही है। इसमें किसी तरीके का आप कोई शक और सुबह मुझे नजर नहीं आ रहा है। देशबंधु जी मेरी बात को जरूर पुष्टि करेंगे इस बात की कि जो आंदोलन इन्होंने अब तक किए हैं, और जो आंदोलन दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में हुआ, वो शायद पुराने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। और क्यों तोड़ दिया? क्योंकि उसका पार्ट उत्तर प्रदेश भी बन गया। उत्तर प्रदेश एक बड़ी आबादी वाला और बड़े सरकारी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। तो मैं इतना जानता हूं कि 2024 का टर्निंग पॉइंट अगर कोई मुद्दा होगा, जाति जनगणना एक बड़ी बात हो सकती है, लेकिन जाति जनगणना में वो जनता को समझाने में, बताने में एक दूसरी बात। जो ये एम्प्लॉय वर्ग है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उत्तर प्रदेश के सरकार का, मध्य प्रदेश की सरकार का, या जितने भी स्टेट हैं, वो एक समझदार तबका है और वो जानता है कि उसके अधिकार किस तरह मिलेंगे। बीजेपी के कार्य को मैं परिभाषित अगर करना चाहूं तो मैं इसी ओपीएस को ही उदाहरण बना रहा हूं कि जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इस देश के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग को, जो राज्य कर्मचारी और सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था, और बीजेपी ने एक झुंझुना बताया था कि जो ओपीएस आपको मिल रहा है इससे बहुत बेहतर न्यू पेंशन स्कीम होगी, और उसमें ये सपने दिखाए गए कि तो ये लाखों लाख रुपए पेंशन मिलेगी। और आज की स्थितियां क्या है सामने, यही असली बीजेपी है। बीजेपी बड़ा सपना दिखा सकती है, बीजेपी बड़े वादे कर सकती है, लेकिन उसका जो अंतिम अस्त्र शस्त्र होगा, जो परिणाम होगा, वो बहुत ही गलत होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि देश की जनता को ये बात मानस जी बेहतर तरीके से समझ में आ गई कि बीजेपी जो कहती है वो कभी हो नहीं सकता, और जो होगा वो कभी कहती नहीं है। जी, आज मैं चाहता था मनोज जी की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शामिल हो, लेकिन मैंने इस बात को महसूस किया कि जब भी कभी पुरानी पेंशन का मुद्दा आता है तो वो शामिल नहीं होते हैं इसमें। ये एक बड़ा सवाल है, और निश्चित तौर पर ये हेमंत जी। हेलो जी, बताएं। आप ही सवाल पूछ लीजिए हेमंत, आप ही सवाल पूछ लीजिए। मैं कह रहा हूं क्योंकि वो मानस जी तो चले गए, पूछना किससे सवाल है? पूछ लीजिए। अरे किससे पूछना है, बता दीजिए। मुझसे ही पूछ लीजिए, मुझसे ही बात हो रही है। एक
एक कोई हमारे काल में वो बुला गए हैं। मैं आ गए जी, आ गए, हेमंत जी आ गए, आ गए, आ गए, आ गए। हाँ हेमंत तिवारी जी, मैं हरिकिशोर जी के पास जाता इससे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा हेमंत तिवारी जी। देखिए हम लोग पत्रकार हैं हेमंत तिवारी जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम आंदोलन हम लोगों ने कवर किए बीते कई दशकों में। उत्तर प्रदेश में भी बड़े बड़े आंदोलन आंदोलन हुए, चाहे वो राज्य कर्मचारी महासंघ की तरफ से हुए हों, चाहे वो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की तरफ से हुए हों। तमाम ऐसे दिग्गज नेता रहे जो जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए, और चाहे वो कल्याण सिंह की सरकार रही हो, चाहे वो राजनाथ सिंह की सरकार रही हो, मुलायम की सरकार रही हो, मायावती की सरकार रही हो, लेकिन जब भी कभी कर्मचारी हितों की बात आई तो बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, अलग अलग ट्रेड यूनियंस ने किए और हम लोगों ने उसको कवर किया। वॉल्यूम मैक्सिमम है। यहाँ तक कि हम लोगों ने छोटे आंदोलन, जो विभागीय आंदोलन होते थे, उसमें भी आप देखते थे कि मीडिया की बड़ी अहम भूमिका हुआ करती थी, और ट्रेड यूनियन लीडर्स लोगों से ये कहा भी करते थे, ट्रेड यूनियन लीडर्स हम लोगों से अपेक्षा भी करते थे कि हम उनकी मदद करें, और हम लोग करते भी थे। लेकिन ऐसा हेमंत तिवारी जी क्या हुआ कि इस देश में बीते 1 साल से पेंशन को लेकर के इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, लेकिन मीडिया की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, मीडिया का जो उसमें पार्टिसिपेशन, जो भागीदारी होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई। न केवल उत्तर प्रदेश की मीडिया, बल्कि दिल्ली में जो बड़े आंदोलन हुए, जिसका मैंने जिक्र किया कि अन्ना के आंदोलन के बाद इतनी भारी भीड़ कि लोगों को पूरे दिन वहां पर कवरेज करनी चाहिए थी, अखबारों में वो फ्रंट पेज लीड स्टोरी बननी चाहिए थी, चैनल्स के लिए वो दिन भर की खबर होनी चाहिए थी, लेकिन मीडिया ने एक सिरे से इस खबर को इग्नोर किया। और सिर्फ इग्नोर ही नहीं किया, जिन लोगों ने महज खाना पूर्ति के लिए खबरों को उठाया भी, तो वो भी कहीं अंदर के पन्नों में डाल दी खबर कि लगा ही नहीं जैसे देश में ये पुरानी पेंशन बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसमें मीडिया की भागीदारी का विश्लेषण आप कैसे करना चाहेंगे हेमंत तिवारी? देखिए मानस, इसमें कुछ छिपाने की बात नहीं है, बहुत बड़ी सच्चाई है कि उतारने और चढ़ाने के मीडिया के अपने पैमाने हैं, और चाहे ये शासनकाल हो, चाहे इसके पहले का हो, पहले उनकी दृष्टि वो जो है सत्ता है उस पर होती है, उसके बाद वो तय करते हैं क्या करना है। फिर संपादक निर्देश देता है किसको कैसे लेना है, भीतर लेना है, बाहर लेना है, सिंगल कॉलम लेना है, 4 कॉलम लेना है, फोटो के साथ लेना है, नहीं लेना है। ये कोई नई चीज नहीं है, ये उस जमाने में भी हुआ करता था, आज भी हो रहा है, लेकिन आज थोड़ा ज्यादा इसका प्रभाव देखा जा रहा है। आपने बात की ट्रेड यूनियंस की, तो माफ कीजिएगा, इस देश में ट्रेड यूनियन का जो एक बहुत बड़ा असर होता था, ट्रेड यूनियंस का बहुत बड़ा मतलब होता था, वो असर और मतलब, हेलो जी हेलो जी हेमंत जी, सुन रहा हूं मैं आपको। वो असर और वो मतलब समाप्त हो गया है। और जहां तक बात है, बड़ी क्लियर सी बात है, मीडिया इस वक्त अपोजिशन की भूमिका में आ गया है, और भाजपा का सीधा सीधा मंतव्य है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं लागू करेंगे। योगी सरकार मना कर चुकी है, इनकी सारी सरकारें मना कर चुकी है। इनको लगता है कि जो आर्थिक व्यवहार बढ़ रहा है इससे उसको रोका जा सकता है, जबकि व्यवहारिक दृष्टि से बात गलत है। आप सरकार जब एक परंपरा चली आ रही है, एक सिस्टम चला आ रहा है, उसी अपेक्षा में कर्मचारी काम करता है, अधिकारी काम करता है, तो उसको इतनी तो उम्मीद कम से कम होती है, उसके जीवन यापन सम्मानजनक तरीके से चले, उतनी भर की पेंशन मिले। व्यवहारिक रूप से मैं मानता हूं, मेरा अपना मानना है कि तो मैंने क्या कहा कि ये जो ओपीएस को लेकर के जो आंदोलन चला, ये आंदोलन सीधे सीधे विपक्ष ने एक तरीके से इसको अपने हाथों हाथ लिया। यूपी इलेक्शन आपके सामने है, दो हिस्से बट गए थे। ओपीएस चाहने वाले ये सब बिल्ला बाकायदा लगाते थे, यहाँ वो फ्लैग लगाते थे ओपीएस का, हाँ, और ओपीएस के लिए जो नहीं खड़े हुए, ऐसा नहीं है कि पूरा सारे एम्प्लॉइज उसमें खड़े हो गए, उन्होंने विरोध कर दिया।
सारे एम्प्लॉयज खड़े होते, उनके परिवारों ने विरोध कर दिया होता तो भारतीय जनता पार्टी के जीतना थोड़ा सा कठिन हो जाता। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि एक इशू पर परिवार का और समाज का वोट देना न देना ये तय नहीं होता है। ये मैं तब कह रहा हूं जो मैं मानता हूं। मानस जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है आपकी जी। जबकि मैं मानता हूं व्यवहारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से, कि ओपीएस लागू कर देना चाहिए। ठीक है, कोई नया एक मैकेनिज्म निकाले, कुछ दाएं बाएं थोड़ा कम हो जाए, लेकिन अब अगर किसी को 35,000 40,000 पेंशन मिलनी चाहिए और उसको 1,500 2,800 और 4,000 मिल रहा है, ये तो बहुत, कहां से किसको कोई जायज नहीं ठहरा सकता, ये बात तो सत्य है। लेकिन अब जब इस आंदोलन का एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिकरण हो गया है और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इसमें नुकसान ज्यादा नहीं है, उनका अपना आकलन है। जी, हेमंत जी आप म्यूट पे हैं। हेमंत तिवारी जी आप अपनी डिवाइस को अनम्यूट करिए। चलिए, हेमंत तिवारी जी से संपर्क टूट गया है। हरिकिशोर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिकिशोर जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या आज प्रक्रिया हुई आप लोगों की जो आंदोलन की जो रूपरेखा थी? दूसरा ये कि अब आने वाले वक्त में क्या करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, ये एक बड़ा मुद्दा पूरे भारतवर्ष का है। आज की तारीख में मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम संगठन इस पे लड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के जो आप हैं, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा तरीके से हम लोगों ने घेरने का सरकारों को प्रयास किया। 2013 से हम लोग घेर रहे हैं और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मैंने 2013 में ही जो सांसद थे तब लिखवाया था, हमारे लोगों ने जाकर हमारे पेड़ पे लिखा गया था कि हम इसको देंगे। राजनाथ सिंह जी ने जब यहाँ लड़ रहे चुनाव से पहले हम लोगों ने एक नोटा का प्रयोग करने का कहा था, तब भी इन्होंने बुला के कहा था हम करेंगे, और अखबारों में आपके छपा था कि नहीं हम भाई इसमें साथ देंगे और हम लोग इस पर बात करेंगे। तो ये प्रक्रिया चलती रही। उसके बाद हम लोगों ने बड़े बड़े आंदोलन भी किए। उसमें आपने देखा होगा 18 में भी एक बड़ी बड़ी रैलियां की। फिर 21 में हम लोगों ने पहली बार देश में ऐसा हुआ जब यहाँ आपके इको गार्डन में लाखों की संख्या में जब हमारे लोग उपस्थित हुए, जो शिक्षक कर्मचारी सब थे, और उसमें हमने कहा नहीं, इस बार क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा था उसको हम लोगों ने निकट से देखा। हम लोगों का अगर उसमें सरकार विड्रा कर सकती है तो कहीं ना कहीं बोर्ड की बता, हमारे यहाँ तो एक होता है कि भाई एक आंदोलन करना है, आपको काला फीता बांधना है, आपको उसके बाद में धरना प्रदर्शन करना है, मसाल जुलूस निकालना है, यही प्रक्रियाएं बताई गई हैं जो कि आंदोलनात्मक प्रक्रिया रही है जीवन भर हम लोगों के साथ। लेकिन हम लोगों ने कुछ नया सोचा, अगर सरकार ने नहीं सोचा तो हम लोगों ने भी इस पर रिसर्च किया। हमने कहा चलिए एक बार ये भी करते हैं कि वहीं पर हम लोगों ने घोषणा की, उसमें लाखों की भीड़ में उनसे वादा किया और उनसे करवाया कि भाई अगर हमारा नहीं करता है तो हम लोग क्या करें। अगर आप लोग तैयार हो तो जो पार्टी दमदारी से कहेगी, छाती ठोक कर कहेगी, उसके साथ जाने का प्रयास किया जाए, उसके साथ वोट दिया जाए उसको। ये भी हालांकि ये निर्णय एक बड़ा निर्णय है और कर्मचारी आचार संहिता से बंधा हुआ निर्णय है, लेकिन जब हमारे जीवन मरण का प्रश्न है तो हम उसमें भी जाते हैं। हम लोग जेल भरो आंदोलन भी करते हैं। आपने देखा होगा सब कुछ हम लोग करते हैं, मजबूरी होती है जब हम लोग देखते हैं कि निर्णय ठीक नहीं आ रहे हैं। 500 रुपए पेंशन मिल रही है, ये सारे आंकड़े हमने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में जब अभी बैठकें हुई हैं हम लोगों की, हमारे लीडर्स की हुई हैं, रेलवे की हुई है, जो कमेटी बनाई गई है सीतारमन जी ने, उसमें हमने उत्तर प्रदेश से लगभग 1000 आंकड़े दिए जो मेरे पास है, जिसमें 500 रुपए और 1000 रुपए से ऊपर पेंशन नहीं मिल रही है अथवा जीरो मिल रही है। तो जब सरकार ये कहते हैं कि साहब ज्यादा देंगे, तो ज्यादा की बात छोड़िए, आप 1500 रुपए भी नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये सारी चीजें सामने आ गई। 18 साल हो गए इसको देखते हुए। 18 में जब हड़ताल की तो उन्होंने कमेटी बनाई जिसमें 5 आईएएस रखे गए, हमको भी इसमें रखा गया, अमित अवस्थी जी भी थे और तमाम लोग थे। तो उसमें हम लोगों ने 2 महीने निर्णय किया, योगी जी ने बनाई थी अनूप चंद्र पांडे जी की अध्यक्षता में। 2 महीने में हमने उनको समझाया कि भाई देखिए कितना नुकसान हो रहा है, आप कह रहे थे फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा फायदा। तो वो सब समझने के बाद उस प्रक्रिया को बंद कर दिया गया। अंतोगत्ता हम लोगों ने हड़ताल की, माननीय उच्च न्यायालय हड़ताल को स्थगित करा दिया, हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग मानने वाले नहीं। हम लोगों ने देख लिया कि पिछले इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में तय किया था कि भाई हम वोट की चोट देंगे। ये पहली बार हुआ जो भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश ने यहाँ से शुरुआत की कि इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाने का प्रयास किया, और हम उसमें कितने सफल हुए मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 331 सीटों में एक पार्टी ने छाती ठोकर कहा कि मैं आपकी इस मांग को रखूंगा। हमने उसका साथ दिया, हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हमने उनका साथ दिया कि भाई हम आपके साथ जाएंगे, और हम गए। उनको 331 सीटों में उनको फायदा हुआ, 331 सीटों में वो जीते। अखिलेश जी मेरे साथ बैठे थे और मेरे साथ बैठकर उन्होंने घोषणा की थी। हम बैठे, आलोक रंजन साहब बैठे, कई अधिकारी बैठा ले उन्होंने, जिसमें देखा गया कि फायदा होगा, नुकसान होगा, कितना सरकार को बोझ पड़ेगा। ऐसे नहीं उन्होंने निर्णय किया, उन्होंने आईएएस बैठा ले, फाइनेंस के लोग बैठा ले, हम भी बैठे, 3 ही लोग बैठे थे, और बैठने के बाद निर्णय कराए। निर्णय कराने के बाद तय किया भाई ये ठीक है, ले सकते हैं। हम दावा आज भी कर रहे हैं आपके सामने, उन कमेटियों में बैठा हूं, मैंने दावा किया है कि मैं सरकार का 1 पैसा नहीं खर्च होने दूंगा।
तो सरकार कहती है ना कि हमारे ऊपर बोझ बन जाएंगे, हम एक पैसा नहीं देंगे। हमारे पैसे को सही हाथों में लगा दिया जाए, सही तरीके से लगा दिया जाए, उनको आईएएस अपना बंदरबाट न करें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर रहे हैं, पैसा लेके हमारा चले गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लेके ही वहां बंदरबाट कर रही है। ऐसी ऐसी कंपनियां आपको बताए हैं, IL&FS जैसी कंपनियां हैं जिनको 12 बार पैसा लगा दिया सरकार ने, करोड़ों रुपया हमारा लगा दिया, जो तनख्वाह से काटा गया पैसा था, जो बराबर डिफाल्टर हो गई और उसके बाद भी अपनी दोस्ती यारी निभा रहे, उनको पैसा डाल रहे। ये स्थितियां जो हम लोगों ने पकड़ा है इसको, और 10,500 करोड़ रुपया तब पकड़ा था जब सरकार ने 10,500 करोड़ रुपया हमारे खातों में डाला ही नहीं, तो उसको हम लोगों ने पिछली बार हड़ताल की थी, उस पर डलवा दी। तो जब ये स्थितियां, एक कर्मचारी जब रिटायर हुआ कैसे देख सकता है? संगठन है जिसकी दम पे हम लोग निकलवा भी लेते, संगठन है जिसकी दम पे हम लोग बात भी कर लेते। जब कर्मचारी एक रिटायर हुआ तो कुछ भी नहीं देख सकता, उसको 500 रुपए मिल रहे हैं, वो मर रहा है, घर पे चला गया, तो मिनिमम पेंशन भी नहीं उसको दी गई। यही स्थितियां हैं। लास्ट रिटर्न का 50% हम लोग ले सकते हैं। अब आज की तारीख में हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को इकट्ठा किया, मान्यता प्राप्त संगठन सारे हैं, उनको सबको इकट्ठा किया सेंट्रल गवर्नमेंट में। आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेके जितना डिपार्टमेंट है, पोस्टल डिपार्टमेंट है और रेलवे है, सभी लोगों ने कहा नहीं हम लोग उस पर लड़ेंगे। और हम लोगों ने भी दिल्ली में बहुत बड़ी रैली अभी की थी और वहां पे भी किया, और लखनऊ में भी हम लोगों ने रेलवे स्टेडियम में 26 जून को एक रैली की थी जहाँ पे भी, और सबको बताया कि भाई हम लोग विरोध प्रदर्शन आपका करेंगे। और अब की बार अभी हम लोगों ने 2 दिन का कार्यक्रम चलाया था, कल भी चला हमारा, परसों भी चला, सारे कार्यालयों पर मैंने चलाया। रेलवे और सेंट्रल गवर्नमेंट वालों में वोट डाला गया कि भाई हम लोग हड़ताल करेंगे कि नहीं करेंगे, वोट रेफरेंडम होता है हमारे। और हमने स्टेट गवर्नमेंट में और टीचर्स में कराया कि भाई वो आप लोग जाएंगे, बाकायदा बैलेट बॉक्स रखे गए हर जगह, और वहां सब करा के कल और आज में हम लोगों ने खत्म कराया उत्तर प्रदेश में, उसको हम लोग लखनऊ के लिए इकट्ठा होकर लाएंगे। तो हम लोगों ने तय किया कि भाई आप लोग हड़ताल पे जाना चाहते नहीं जाना चाहते, इस मुद्दे पे ये बताएं। तो सभी लोग, लगभग 99% लोगों ने इसमें स्वीकारोक्ति दी है और वो सब लोग हड़ताल पर जाना चाहते हैं। हम समझते हैं कि बड़ा मुद्दा है, भारतवर्ष का मुद्दा है, सभी कर्मचारियों का मुद्दा है, और सभी संगठनों को इसमें लड़ना चाहिए। अलग अलग मंच से लड़े अच्छी बात है, साथ में लड़े बहुत अच्छी बात है। अगर ये सब करेंगे ये अच्छी बात है कि कम से कम सरकार पे दबाव तो बने हमारी बात का। हम कोई चांद तारे मांगने की कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे बैठ कर बात होनी चाहिए। अभी बैठ के 2-3 बैठे हमारी हुई हैं दिल्ली में, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कमेटी बनाई है वहां सीतारमन जी ने, वो भी दबाव में बनाई, जबकि वही मोदी जी कहते थे कि मैं किसी कीमत तो सुनने को तैयार नहीं, वही सीतारमन कहती थी मैं किसी कीमत तो सुनने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आक्रामक रूप से लोग काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो बोल रहे हैं तो उनके ऊपर असर नहीं पड़ रहा है, वो अंदर अंदर इसका आकलन कर रहे हैं कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है। चाहे हिमाचल प्रदेश रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश, देखिएगा क्या हाल होगा। हमें लगता है कि कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि हमारे कर्मचारी लामबंद है इस मुद्दे पर। और हमने उनसे ये कहा भाई एक बार सब लोग जाति धर्म सबको छोड़ के, सबको दिमाग से फितूर निकाल के एक बार अपनी रोजी रोटी के लिए एक बार वोट दे दो, उसके बाद फिर जिसको चाहे उसको वोट दे दो। तो इन स्थितियों में लगता है कि होगा। हरिकिशोर तिवारी जी, हरिकिशोर जी, इतना बड़ा आंदोलन आपने चलाया, तमाम संगठन चला रहे हैं, कहीं आपको ऐसा महसूस हुआ कि 1999 के बाद से जो ट्रेड यूनियंस थी वो बेहद कमजोर हुई, ट्रेड यूनियन के तमाम लीडर्स कॉम्प्रोमाइज हुए, और उस तरीके से जो ट्रेड यूनियंस का जो एक प्रभाव होता था पूरे देश में, उसमें करीब करीब 80% तक की गिरावट आई। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि तमाम डिपार्टमेंट्स में जो ट्रेड यूनियंस है वो बिल्कुल ना के बराबर रहेगी। खासतौर से अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो अगर हम रेलवे को छोड़ दें, और रेलवे की भी यूनियन की भी वो ताकत, वो धार नहीं रहेगी जो किसी जमाने में हुआ करती थी। तो कहीं आप लोग को लगता है कि जो ट्रेड यूनियंस हैं उनको फिर से मजबूत करने की, उनका फिर से गठन करने की, और ट्रेड यूनियंस में नए लीडर्स को पैदा करने की, उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है? देखिए उसमें 2-3 बातें आई। एक तो ये कि सरकारों ने एक व्यूहरचना की और उसमें हम लोगों को 2-3 भागों में बांट दिया उन्होंने। जैसे एक तो उन्होंने सरकारी नौकरी खत्म कर दी, उसकी जगह मानदेय पे ले आए वो, उसके आउटसोर्सिंग पे ले आए वो, उनके सबको बांट दिया। उनकी समस्या ही नहीं है, पेंशन का मुद्दा उनकी समस्या नहीं है, उनको तो 11 महीने बाद निकाल के बाहर कर दिया जाता है। उनकी समस्या है कि 11 महीने बाद हमको वापस लिए जाए। ये तमाम सारे भागों में हमारे कर्मचारियों को बांट दिया। फिर एक नया भाग बांट दिया, उन्होंने कहा पुरानी पेंशन वाले और नई पेंशन वाले, तो उनकी समस्या नहीं है। तो ये इस तरह से बांटने के प्रयास किया है। एक तो ये समस्या ये हमारे सामने खड़ी है। दूसरी समस्या ये है कि आंदोलनों को कुचला जा रहा है। आंदोलनों के खिलाफ आपने देखा होगा, अक्सर हम लोग जब आंदोलन करते हैं तो राष्ट्र और दुनिया को कौन कौन से तमाम सारी धाराएं लगाकर उसको कुचलने का प्रयास किया गया। हालांकि हम लोगों ने इसको नहीं माना, लेकिन कहीं ना कहीं
दिक्कतें आई हम लोगों को, जब आपने देखा है कि तमाम सारे लोग जिन जो पार्टी के साथ से, सरकार के साथ तो नहीं चलते, उनको कुचलने का प्रयास घर घर में होता है। तमाम सारे ये तो नौकरी पेशा लोग हैं, जो कर्मचारी लीडर्स होते हैं वो भी नौकरी पेशा लोग हैं, तो उनको दबाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन फिर भी जितना दम होती है, ताकतवर लोग होते हैं, जितने जो संगठन में बैठता है, अध्यक्ष होकर वहां बैठता है, ये मान्यता प्राप्त संगठन होते हैं हम लोगों के, इससे सरकार मान्यता भी देती है, बाकायदा हम लोगों को कार्यालय वगैरह सब दिए हुए हैं। तो हम लोग ताकत से लड़ने का प्रयास करते हैं, और इन्हीं परिस्थितियों में हमें जो भी मैक्सिमम मिल सकता है अपने कर्मचारी हित में, कर्मचारी हित में, वो हम लोग लाने का प्रयास। चलिए विजय बंधु जी के पास चलते हैं। दूसरा बड़ा सवाल अहम है जिसको लेकर के विजय बंधु से भी मेरी थोड़ी देर पहले चर्चा भी हुई। पावर कारपोरेशन में, यूपी पावर कारपोरेशन में आपने देखा कि किस तरीके से नई पेंशन स्कीम के नाम पर कुछ अफसरों ने मिल करके पैसा कहां लगा दिया और वो कंपनी बाद में दिवालिया घोषित हो गई। तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जो पैसा कर्मचारियों का लगाया जा रहा है उसकी मॉनिटरिंग की जाए? क्या उसमें आप लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती? क्या उसमें ट्रेड यूनियंस के लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता? क्योंकि ये तो पैसा कुछ अफसरों के हाथ में है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, और वो जहां चाहे वहां लगा दे, बदले में मोटा कमीशन ले ले। तो इसकी रोकथाम के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी क्या? देखिए माना जी, बहुत अच्छी बात आपने उठाया, और आप इधर लगातार प्रतिदिन देख रहे होंगे मीडिया में, पेपर में, लगातार कहीं न कहीं रोज एनपीएस में घोटाले आ रहे हैं। घोटाले क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एनपीएस के तहत जो 10% हमारा सरकार का 14% पैसा जाता है, उसका कोई माई बाप नहीं है। जिसकी जो मर्जी जहां लगा रहा है, जिसकी जो मर्जी जहां से कमा रहा है। और ये अभी जस्ट कुछ दिनों की खबरें हैं, 4200 शिक्षकों कर्मचारियों के एनपीएस का पैसा निजी बीमा क्षेत्र में लगा दिया गया। ये रोज की खबरें लगातार निकल रही हैं, रोज आ रहा है। आप ये समझिए, बिना सहमति के 100 शिक्षकों का पैसा निजी कंपनियों में दे दिया गया। निजी बीमा कंपनियों में लगभग शिक्षकों की पेंशन का पैसा लगा दिया गया। मैं यही बात पहले दिन से कह रहा था, एनपीएस पेंशन व्यवस्था नहीं है, एक घोटाला है, एक साजिश है, एक षड्यंत्र है, और इस पैसे का भरपूर दुरुपयोग हो रहा है। चाहे वो लखनऊ उठा के देख लीजिए, चाहे कुशीनगर देख लीजिए, चाहे इलाहाबाद देख लीजिए, चाहे आप गाजियाबाद देख लीजिए, जहां पर अभी तो तमाम अधिकारियों ने लिख दिया कि 25 जिलों में घटनाएं आई हैं। जबकि मैं बता दूं, 25 जिलों में अभी ओपन हुआ है, हर जिले में घटना हो रही है। और आप कल्पना करें, जिन बैंकों पर, जिन कंपनियों पर इस पैसे को लगाना है, जब वो पैसा वहां नहीं जाएगा, तो कल कंपनी या बैंक जो भी हमको उसको एनपीएस के तहत जो सरकार व्यवस्था देती है, वो कहे कि जब मेरे पास पैसे नहीं आए तो कैसी पेंशन, कैसी व्यवस्था। और पैसे का बहुत बड़ा बंटरबांट हो रहा है। मैं तो कहता हूं सरकार से संज्ञान लेना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि एनपीएस का जो घोटाला हो रहा है, ये सरकार और सरकारी कर्मचारी का पैसा है, और इसका बंटरबांट हो रहा है और बेतहाशा हो रहा है। आप इसका मैं मानस जी मैं बताऊं, जिस दिन इसका पूरा सच आ जाएगा सामने, ये भारत नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला होगा, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला। क्योंकि ये छोटा मोटा पैसा नहीं है। 10% हमारा पैसा, किसी व्यक्ति का 1 लाख इनकम है तो 10,000 रुपए वो, 14,000 रुपए सरकार का, 24,000 रुपए पर मंथ। 14 लाख लोग एनपीएस के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में, देश में 80 लाख लोग, अगर एवरेज में 10,000 करिए तो कई अरब का बजट जाता है। ये पैसा कहां जा रहा है और हमें पता भी नहीं है। मजे की बात है, जिसका पैसा है उसको कुछ नहीं पता, कहां लग रहा है, कौन लगा रहा है, कौन खा रहा है, कौन लूट रहा है, कुछ भी नहीं पता है। ये लगातार सूचनाएं आ रही, और इसको लेकर कर्मचारी बहुत चिंतित है। और मैं यही बात कह रहा था, ये 17 में मैंने एक बयान दिया था एक टीवी इंटरव्यू में कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला होगा। आज वो सामने अक्षरशः आ रहा है। मेरा निवेदन है, देवा एनएमओपीएस का निवेदन है कि ये जो ये षड्यंत्रकारी व्यवस्था है, जो शोषणकारी व्यवस्था है, इसको तत्काल सरकार बंद करे। अब जब बंद करने की बात आती है तो कमेटियां बना दी जाती हैं। अभी सीतारमण जी के नेतृत्व में कमेटी बनी है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, देश का एनपीएस का कर्मचारी किसी संशोधन तरफ नहीं जाना चाहता है, और जो कमेटी बनी है वो एनपीएस में सुधार के लिए भी नहीं है, न कि ओपीएस के लिए बनी है। और एक भी कर्मचारी हूबहू ओपीएस चाहता है, संशोधन नहीं। और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जो शिक्षक कर्मचारी संगठन और नेता उसका पक्षधर होगा कि संशोधन ले लिया जाए, संशोधन मान लिया जाए, ये शत्रु हैं, दुश्मन हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। और अभी एक निकल के चीजें आ रही हैं कि 45% एनपीएस में कर देंगे। क्यों भाई? जब आप 45 कर सकते हैं एनपीएस में, तो ओपीएस में 50% होता था।
तो क्यों दिक्कत है आपको? एनपीएस डस्टबिन है और ये कूड़ादान है। कूड़ादान सरकार और सरकारी पैसे का कूड़ादान है जिसको लोग यूज कर रहे हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, अभी जैसे तिवारी सर ने भी बहुत अच्छी बात कही, मैं कहना चाहता हूं, अगर सरकार ईमानदारी से बैठे, सोचे, ओपीएस में एक सरकार का एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। इसका एक नहीं 10-10 बार रिसर्च हुआ है। दुर्भाग्य है सरकार पता नहीं क्यों, अब उसको क्या समझ में आ रहा है। और मजे की बात देखिए मानस साहब, जितनी सरकार की योजनाएं हैं उसको कौन उतारेगा जमीन पर? वही शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी उतारेगा। वही से सारे काम करना है, सारी योजनाएं उसी उतारना है। मैं भोपाल था, भोपाल में भाजपा का घोषणा पत्र जारी हुआ, उसमें तमाम सारा बिंदु दिया गया कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। उसमें शिक्षक कर्मचारी का नाम लेवा नहीं था। वो जो योजनाएं उतारेगा वही उतारेगा। मजे की बात है, सारा काम उसी से लेना है, लेकिन उसको कुछ नहीं देना है और उसको अलग से उसको बेईमान घोषित करना है, उसको अलग से कामचोर घोषित करना है। देश का जितना विकास है वो मंत्री जी अपने हाथ से करते हैं, वो मुख्यमंत्री जी अपने हाथ से सारे मुख्यमंत्री लोग करते हैं, ऐसा लगता है। अरे जो भी सरकार की योजनाएं होती है उसको उतारने का काम, मैं बार बार कहता हूं, हम सरकार की आंख नाक कान हैं। अगर आंख नाक कान सही तो व्यवस्था सही चलेगी। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि एनपीएस में इतना बड़ा अच्छा हो रहा है, उसके बाद सरकार चेत नहीं रही। दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आया 99%, कोई छोटी घटना नहीं। अभी जो जन संग्रह कराया गया कि भाई ओपीएस पर हड़ताल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, 99%। मैं दोनों लोगों को, सरकार को, अपने संगठनों को कहना चाहता हूं, अगर 99% के बाद भी हड़ताल नहीं होती है, इसका मतलब कहीं न कहीं हमारे लोग भी उसमें शामिल होंगे। ऐसा लोगों की चर्चा पर चर्चा है। तो मैं निवेदन करता हूं, मैं साथ हूं, लेकिन हड़ताल अगर 99% ने मोहर लगाई तो हड़ताल होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि एनपीएस में संशोधन करा के वाह वाह हो जाए और फिर ठगा महसूस करे। 2004 में जो गलती हुई है, 2024 में वो गलती ना हो, ऐसा मेरा निवेदन है। और देश का कर्मचारी तैयार है, ओपीएस के लिए आर पार के तैयार है, वो बिल्कुल रेडी है। वो नहीं चाहता है कि हम लोग संशोधन में फंसे, वो चाहता है कि हमें हूबहू पुरानी पेंशन मिले, ऐसी उसकी चाहत है। और उसके लिए किसी भी हद तक जाना चाहता हूं। और इसमें जितना भी हमारे साथी लोग, सहयोगी लोग, बुजुर्ग लोग हमारे, हम उसमें सहयोगी हैं, हम उसमें साथ हैं। लेकिन एक बार ऐसे ही हड़ताल की बात आई थी, हड़ताल किसी कारण से चल गई थी, लोगों को आशंका है। लेकिन मैं एक आशंका व्यक्त कर रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 99% अगर कोई चीज सहमत दे रहा है, इसका मतलब भी होनी चाहिए। संशोधन पर कोई समझौता इस देश का एनपीएस कर्मचारी नहीं करेगा। और अगर ऐसा होता है तो 24 लोकसभा चुनाव है। हम कर्मचारी के पहले, हम शिक्षक के पहले, हम वोटर भी हैं, हम नागरिक भी हैं। हमारा राइट है, मुझे वोट देने का, आपकी बात करने का बाबा साहब ने राइट दिया। विजय बंधु जी, देखिए, मैं इस बात को पहले ही कह रहा था कि अगर ट्रेड यूनियन के लीडर्स पहले शुरुआती दौर में या बीते 1-1.5 दशक में, 2 दशक में कंप्रोमाइज ना हुए होते तो आज शायद ट्रेड यूनियन की ये हालत ना होती। क्योंकि बहुत शुरुआती दौर में मैंने ट्रेड यूनियन लीडर्स को साथ रहा है और बहुत सारी ट्रेड यूनियन मैंने कवर भी किया। और उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी महासंघ से लेकर के परिषदों के बीच में जो विभाजन की प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक होती रही, वो शायद उसी वजह से होती रही। और ये बहुत बड़ी वजह रही कि संगठन कमजोर हुए, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उसका मैं स्वयं साक्षी हूं। लेकिन कुंवर सिंह निषाद जी के पास चलते हैं। कुंवर सिंह निषाद जी, जिस बात का कि आप लोग अपने घोषणा पत्रों में, अपने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं इन लोगों को शामिल करते, क्यों नहीं इनको स्पेस देते? सिर्फ आपको वोट चाहिए, इनकी मदद नहीं करनी है आपको? मानस जी, बहुत स्पष्ट सी बात है, हमारे घोषणा पत्र का पार्ट भी रहा। और जिन राज्यों में हमारी सरकार है, हमने वहां से शुरुआत भी की है। अभी हरकिशोर तिवारी जी ने कहा था, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि भाई सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कहती है कि इससे देश के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। हम ऐसा रास्ता सुझाते हैं जिससे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, हमारा ही पैसा हमको मिलने वाला है। ये जो सरकारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ये सरकार अपनी तरफ
आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम है निषाद साहब। हेलो, कुंवर सिंह निषाद जी, जी अब आई आवाज आपकी। आ रही है मनोज जी, आ रही है आवाज? जी जी अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, योगी आदित्यनाथ जी को और स्वयं मोदी जी को एक बार जरूरत है ट्यूशन लेने की। और वो ट्यूशन टीचर के रूप में इस देश में अगर कोई सबसे अच्छा नेता है तो वो अशोक गहलोत जी हैं। जाना चाहिए, पूछना चाहिए और जानना चाहिए कि भाई आपने ओपीएस लागू किया, आपने पुरानी पेंशन स्कीम के तहत आपने पेंशन देना शुरू किया, तो वो कैसे किया, इसमें कौन सा आपको दिक्कत आने वाली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तो घमंड में है। भारतीय जनता पार्टी तो इस अहंकार में है कि वो बोल चुके हैं कि हम ओपीएस लागू नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इस देश में जो ट्रेड यूनियन की स्थिति है अब वो पुरानी वाली नहीं है। अब ये इस देश के ट्रेड यूनियन कमजोर हो चुके हैं। हालांकि उसके बाद भी मैं बताना चाहूंगा, 1 अक्टूबर का जो आंदोलन था इस देश का ऐतिहासिक आंदोलन था। रामलीला मैदान में कोई भी किसी पार्टी के बुलाए हुए लोग नहीं थे, किसी पार्टी के फंड किए हुए लोग नहीं थे। इतनी ऐतिहासिक रैली शायद इस देश के इतिहास में पहली बार हुई। और लेकिन उस तरह की जो चर्चाएं होनी चाहिए थी वो चर्चाएं नहीं हो पाई। हमारा समर्थन पूरी तरह से सरकारी कर्मचारियों के साथ है। और एक कांग्रेस पार्टी का मुझे जिस प्रकार से अधिकृत किया है, और इस बात के लिए पार्टी की तरफ से स्पष्ट है कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे और ओपीएस हमारे चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा भी रहेगा। यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। चलिए ठीक है कुंवर सिंह निषाद जी, इस बात का जिक्र मैं पहले भी कर रहा था कि मीडिया को अपनी भूमिका ठीक ढंग से अदा करनी चाहिए थी, कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन करना चाहिए था और नैतिकता का तकाजा भी यही था। एक मीडिया कर्मी होने के नाते या जो भी मीडिया संस्थान है उनका धर्म भी यही कहता है कि वो उस आंदोलन को प्रमुखता से उनको आम जनता तक पहुंचाना चाहिए था। अगर किसी मीडिया संस्थान को ऐसा लगता है, अगर किसी पत्रकार को ऐसा लगता है कि वो किसी आंदोलन को सिर्फ ना दिखाने की वजह से उसको रोक सकता है, तो उसके प्रभाव को कुछ समय के लिए जरूर रोका जा सकता है, लेकिन अंततः वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता है। और ये इतिहास इसका गवाह रहा है, आज से नहीं, बीता जो इतिहास हमारा जो है, अगर उसको हम लोग उसका अध्ययन करें तो कोई भी आंदोलन कभी मीडिया के कंधे पे सवार होकर के आगे नहीं बढ़ा। आंदोलन हमेशा स्वतः स्फूर्त होता है, वो खुद से आगे बढ़ता है, मीडिया उसका एक हिस्सा बन जाता है आम जनता तक पहुंचने का। इसमें भी शक नहीं, हमारे दोनों टोटलियन लीडर्स है वो मौजूद हैं। इस देश में वामपंथी विचारधारा के कमजोर होने के साथ साथ इस देश में ट्रेड यूनियन लीडर्स का भी पराभव हुआ, ट्रेड यूनियनों का भी पराभव हुआ। और ये अजीब सी विडंबना है कि दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी, दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी उन वामपंथी संगठनों के मुकाबले में या उनको समर्थन देने के लिए शायद वो मानसिक तौर पर तैयार नहीं रही, क्योंकि इसमें शक नहीं रहा कि एक जमाने में सभी सियासी दलों के पास अपने अपने प्रकोष्ठ हुआ करते थे। किसी के पास मजदूर सभा के नाम से, किसी के पास किसी कामगार या किसी इस तरीके के अलग अलग नामों से, श्रमिक सेल के नाम से अलग अलग संगठन हुआ करते थे। लेकिन जो ताकत इस देश में वामपंथी संगठनों के पास थी ट्रेड यूनियंस को लेकर के, उसको रिप्लेस अभी तक कोई सियासी दल नहीं कर पाया। मनोज यादव जी, निश्चित तौर पर आपने समर्थन किया पुरानी पेंशन स्कीम का, लेकिन क्या आप लोग को नहीं लगता कि इस देश में जब से वामपंथी दलों का पराभव शुरू हुआ, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कम से कम ट्रेड यूनियंस के या मजदूरों कामगारों के हित के लिए उस शिद्दत से अपने उस प्रकोष्ठ को नहीं खड़ा कर पाई, उस विंग को नहीं खड़ा कर पाई? आपने ओबीसी के नाम पे बहुत सारे प्रकोष्ठ बना दिए अलग अलग सियासी दलों में, आपने दलितों के नाम पे बना दिया, आपने अलग अलग जातीय संगठनों के नाम पे बना दिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि सियासी दलों को सोचना चाहिए कि इस देश में सभी सियासी दलों के पास कामगारों, श्रमिकों और मजदूरों के लिए भी एक प्रकोष्ठ होना चाहिए जहां पर उनकी भी बात पहुंच सके सियासी दलों तक? बिल्कुल सही कहा मानस जी। मैं आपको एक ध्यान आकर्षित कराने वाली बात है, और आपने कई बार इस शब्द का जिक्र कर दिया कि ट्रेड यूनियंस वामपंथ विचारधारा के कमजोर होने के बाद खत्म हुई। तो वामपंथ जब कमजोर हुआ तो राइट विंग मजबूत हुई, और राइट विंग मजबूत हुई तो उसने आम मजदूर, किसान, कर्मचारी का लड़ाई नहीं लड़ी, उसने रिलीजन यूनियन बनाई। जैसे ट्रेड यूनियन है वैसे उसने रिलीजन यूनियन का डेवलपमेंट किया, और अब संगठन भगवान की लड़ाई लड़ते हैं। माफ करिएगा, ये भावनात्मक बात है, लोगों की आस्था की बात है, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, उसको भी कहना पड़ेगा। अब तो लोग भगवान का मकान, मंदिर बनाने में उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं ना। राइट विंग मजबूत होने से यही तो हुआ इस देश में
और अब जिस भगवान से हम मकान मांगते हैं, हम उस भगवान के मकान बनाने की लड़ाई को देश में पूरी तरीके से प्रचलित तौर पे लड़ रहे हैं। मैं ना तो नास्तिक हूं, ना मैं भगवान का विरोधी हूं, लेकिन इतना समझ मुझे ईश्वर ने दिया है कि एक मामूली साधना सा इंसान भगवान की लड़ाई नहीं लड़ सकता है। ईश्वर जब जो चाहेगा, जैसा कि हमारे तमाम सारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ईश्वर जब जो चाहेगा वो करके रहेगा और वो होके रहेगा। तो ये जो ट्रेड यूनियन की कमजोरी आई है वो राइट विंग के मजबूत होने की वजह से अब वो रिलीजन यूनियन मजबूत हो रही है और रिलीजन की लड़ाई लड़ी जा रही है इस देश में। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इस पैनल में 5 लोग बैठे हैं। अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखो, आप सबका बैकग्राउंड उठा के देख लो, सभी व्यक्ति इसमें से ज्यादातर कोई ना कोई किसी कर्मचारी का बच्चा रहा होगा। किसी सरकारी कर्मचारी का बच्चा होने के नाते आज हम 5 लोग यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे डिबेट करते नजर आ रहे हैं। हम लोग दूसरों की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं और कोई हैसियत नहीं है। यहाँ कोई पूंजीपति का बेटा नहीं है, कोई बहुत बड़े आदमी और बड़े घर का कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन हाँ, इन 5 लोगों में मैं दावे से कह सकता हूं कि ज्यादातर लोग किसी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी या सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी के बच्चे हैं। तो ये इस देश को डेवलप करने की, विकसित करके आगे ले जाने की एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इस देश के पास था, जिसको 2 चीजों ने कुचल डाला। एक, जो ये प्राइवेट सेक्टर आया, इसमें एक चकाचौंध दिखाया गया बिल्कुल कि वो ध्रुव तारे की तरह चमकता हुआ पैकेज, उसके वजह से सरकारी नौकरियों का चार्म कम होने का प्रयत्न किया गया। लेकिन फिर भी जनता, किसान, गांव मजदूर, गरीब, छोटा पिछड़ा, दलित, आम आदमी, अगड़े में भी जो गरीब है, वो सब आज भी बड़ी लालसा के साथ सरकारी नौकरी की तरफ भागना चाहता है। उस सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा कारण जो था वो था पेंशन। उस पेंशन को खत्म करके इस देश में इस चीज को स्थापित किया गया कि देश पीछे जा रहा है। आप बता दो, जिस तरीके से आंकड़े विजय बंधु जी ने प्रस्तुत किए, मैं तो हैरान हूं, परेशान हूं कि इतना पैसा देश का, मतलब अगर कैलकुलेट करिए कि प्रतिदिन का कई करोड़ अरब रुपए प्रतिदिन का सरकार कॉर्पोरेट वर्ल्ड को लगा रही है, दे रही है, और जहां से सिर्फ नुकसान हो रहा है। आप कल्पना करो कि आने वाले जो समय में जो सरकारी कर्मचारी का पैसा है वो वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे कि इस देश, हमारे छत के ऊपर जो ओजोन परत थी वो गायब हो गई और उसकी वजह से अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे पृथ्वी पे आ रही हैं और हमें घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक वैसे ही ये इस देश से जो सिक्योरिटी है, लोगों के जीवन की, जीवन शैली जीने की एक पद्धति, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं आश्वासित कर सकता हूं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे इंडिया अलायंस हो या समाजवादी पार्टी हो, 2022 में जरूर सरकार नहीं बनी। मैं मानता शायद ये आंदोलन कमजोर हो जाता। ये आंदोलन बहुत मजबूती की तरफ है। 2024 में पूरे देश में ओपीएस लागू होगी। अब किसी एक स्टेट, किसी एक राज्य, किसी एक क्षेत्र भर का ओपीएस का मुद्दा मेरे ख्याल से नहीं रहा। और मेरी बात को ध्यान रखिएगा, मैं एक पॉलिटिकल व्यक्ति हूं, जाति जनगणना एक बड़ा विषय है, इसको सभी मानते हैं, लेकिन ओपीएस 2024 के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा। 24 में कुछ लोगों ने कसर लगा दी थी, परिवार के 2 लोगों ने वोट दिया था, 3 लोगों ने मोदी जी के नाम पे, योगी जी के नाम पे, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे, भाजपा के नाम पे राइट विंग को मजबूत किया था। लेकिन मुझे मालूम है कि शायद 2024 में ये बात अब नहीं होने वाली। ये वोट के रूप में परिवर्तित होगी और वोट से चोट लगेगी, चोट से ये सत्ता बदलेगी और जनता के पक्ष की सरकार मुझे लगता है 2024 में आने वाली है। और एक बात और कह दूं, जो मैं महसूस करता हूं कि 2024 का चुनाव अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार जाती है तो मैं इसको भी एक बड़ी कड़ी मानता कि 24 में मोदी जी को रिपीट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत ना होती। बीजेपी जीती है, बड़े राज्य में एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ बीजेपी के खिलाफ है। मैं ये मान के चलता हूं कि उत्तर प्रदेश निर्णायक स्थिति में है, चाहे वो कर्मचारी हो, आम मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, सब बीजेपी को हटाएंगे और रियल में इस देश के, चाहे वो कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, सबके बेहतर दिन मुझे लगता है तभी मानस जी आएंगे। जी चलिए, आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। समय का अभाव इस चर्चा को ही विराम देंगे। मानस हरिकिशोर तिवारी जी, विजय बंधु जी, आपका शुक्रिया। मनोज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुंवर सिंह निषाद साहब और हेमंत तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस देश में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के एक बार फिर बड़े आंदोलन की तरफ अग्रसर हो रहा है देश और उत्तर प्रदेश।
और हड़ताल को लेकर के एक बड़ी तैयारी चल रही, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की हो या केंद्र की सरकार हो, वो कतई पुरानी पेंशन को लागू करने की स्थिति में नजर नहीं आ रही और साफ तौर पर उनकी तरफ से मना भी किया जा चुका है। ऐसे में अब तक के जितने भी प्रयास हुए हैं वो विफल हो गए हैं। 5 राज्यों के चुनाव अपने अंतिम दौर में है। देश लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट और हर सीट पर लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में राज्य कर्मचारी और उनका वोट बहुत कुछ तय करता है, क्योंकि पोलिंग बूथ से लेकर के घर तक के जो माहौल बनता है उसमें बड़ी भूमिका होती है सरकारी कर्मचारियों की और शिक्षकों की। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है। देश में एक बार फिर से बड़ा आंदोलन करने की तैयारी हो रही है। पुरानी पेंशन की स्कीम को लेकर के सरकारों का रुख साफ नहीं और विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार है। आज इस चर्चा को ही विराम देंगे। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।